नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से लौटते समय शक्तिपीठ ज्वालामुखी में टेका माथा। मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के साथ हवन यज्ञ की दी अनुमति। यूपी के लखीमपुर मामले को लेकर शिमला में किसानों वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला आया है सामने। सोलन के कोटला नाला स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक कलयुगी मां अपने नवजात को छोड़कर हुई फरार। छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। निजी स्कूलों पर मनमानी करने के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी और किसानों में हुई हिंसक झड़प के बीच काल का ग्रास बने किसानों की दर्दनाक मौत से गुस्साए किसानों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला। राजधानी शिमला में भी किसान सभा और सीपीआईएम से जुड़े अन्य संगठनों ने रिज और माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और धारा 144 को तोड़ा। माकपा और किसान संगठनों ने मांग की है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि किसानों की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश संविधान के तहत चलता है, लेकिन इस तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रपति को उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने के बाद मौत से गुस्साए किसानों ने सोमवार को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। शिमला में भी किसान सभा और सीपीआईएम से जुड़े अन्य संगठनों ने रिज और माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा, मंत्री के बेटे के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के किसानों पर हमला करने के बयान पर भी कार्रवाई की मांग की। सिंघा ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। देखिए, ये जो धरना यहाँ दिया जा रहा है, पूरा देश गवाह है, पूरा देश। पिछले कल जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की हत्या करने की जो कॉन्स्पिरेसी की है, वो बाकायदा बेनकाब हो गई है। चाहे 1857 था या कोई भी पहलू राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का था, इतनी क्रूरता के साथ हमने सिर्फ जलियांवाला बाग देखा। हम बहुत साफ तरीके से कह देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में हमारा आंदोलन कमजोर बेशक हो, लेकिन इस हर पार की लड़ाई में एक एक बूंद खून का देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश का किसान है और जो मेहनतकश अवाम है, चाहे छात्र है, नौजवान है, मजदूर है, महिला है, वो बिल्कुल अगली पंक्तियों में रहेगी। कोई भी मंत्री या मंत्री का परिवार इस प्रकार की हरकत करेगा, he must be dismissed immediately। और इसलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अरुण मिश्रा है, वो इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति को तुरंत उसको बर्खास्त कर लेना चाहिए। उनका बेटा अभी कहाँ है मैं कह नहीं सकता,
लेकिन उसको गिरफ्तार किया जाए और धारा 302 के तहत मुकदमा उसके खिलाफ दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को अब स्टेप इन करना है। जो भी जांच होगी वो एसआईटी से होनी चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसान सभा और वामपंथी संगठन शिमला ने माल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने धरना दिया और कहा कि जब तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आगे हैं, राष्ट्रपति अनाउंस कर ले कि हमने खट्टर साहब की सरकार को बर्खास्त कर दिया, पुलिस के डीजीपी साहब ऐलान कर दे उत्तर प्रदेश के कि आशीष मिश्रा सन ऑफ अरुण मिश्रा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट गृह होम अफेयर्स के हैं, यस यूनियन हो है ना, तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर कर दिया गया। राष्ट्रपति महोदय ये कह दे कि मैंने सरकार को आदेश दे दिया है कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंडर ये क्या चलेगी। हमारा आंदोलन सस्पेंड कर दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी में अब पुजारी और श्रद्धालु दर्शनों के साथ हवन यज्ञ भी कर पाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद इसकी अनुमति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। अब मंदिर में हवन यज्ञ किए जा सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला से लौटते समय शक्तिपीठ ज्वालामुखी में माथा टेकने के लिए पहुंचे। पुजारी वर्ग और मंदिर न्यास के सदस्य ने मुख्यमंत्री से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। मंदिर प्रशासन ने मुख्यमंत्री को माता का सिरोपा और तस्वीर भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 संसदीय क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। उन्हें बताया कि केंद्रीय हाईकमान के चयन के बाद जल्द चुनावी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उसी वक्त उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी जिस वक्त ये सीटें खाली हुई थी। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर विकास कार्यों का आज भी शिलान्यास किया जा रहा है। भाजपा का पलड़ा भारी है, इन सभी सीटों पर भाजपा आगे है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। आम लोगों के मुद्दों पर हमेशा भाजपा चुनाव लड़ती है, इसलिए लोग भली भांति जानते हैं कि किसकी नीतियां जन विरोधी हैं और किसकी जनता के हित में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से तैयार है। जब से ये सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तब से ही इनके उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। संगठन स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेशाध्यक्ष जी ने मिलकर बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। और सरकारी स्तर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहाँ जो विकास कार्य चले हैं उनका शिलान्यास किया है, जो पूरे हो गए उनके उद्घाटन किए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। इसलिए हम संगठन और सरकार दोनों स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयार है और अब बेहतर तालमेल संगठन और सरकार में है। इसलिए उस आधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो चुनाव में आते हैं, मुद्दों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने देश हित, प्रदेश हित और जनहित में अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। उसके कारण निश्चित रूप से आम जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। उस आधार पर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी।
वहीं शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जो कर्मचारियों को लेकर बयान के बचाव में कहा कि उनका बयान भाजपा द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पर रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बयान को भाजपा द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, उनके कहने का मतलब यही था। देखिए, आप भी जानते हैं कि वो बयान किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबने सुना है। और जो उन्होंने कहा, मुझे तो उस पर ज़्यादा हैरानी भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं, उन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है, बदले की भावना से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी राजनीतिक आधार पर उन्होंने प्रताड़ित हमेशा किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, जो विक्रमादित्य क्योंकि युवा विधायक हैं, उनके मुंह से सच्चाई निकली है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बदले की भावना की राजनीति की कड़ी निंदा करती है और ये मानती है कि इस तरह की राजनीति ना तो प्रदेश हित में रहती है, ना तो जनहित में रहती है। इसलिए हम इस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं। और जो विक्रमादित्य जी ने सफाई दी है, वो सफाई किसी के गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके बयान, उनके भाषण से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उनका भाषण लाइव हुआ है, सबने सुना है। और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जो जनता के सामने आया है। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेता कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जवाब में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं विधायक आशा कुमारी ने भाजपा नेताओं को पहले अपनी पार्टी की गुटबाजी को देखने की नसीहत दी है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी हावी है, जबकि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री तो कभी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दल को विपक्ष पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी में चल रही उथल पुथल के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस पार्टी में खुद के उसमें गुट बटे हुए हैं, मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, रात को खबर आती है दिल्ली भाग रहे हैं, सुबह खबर आती है बच गए हैं, फिर पता चलता है कि वो अनुराग ठाकुर जी का नाम आ रहा है, फिर पता चलता है धूमल जी का नाम आ रहा है, फिर पता चलता है हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए। गुटबाजी इनकी पार्टी में है। हमारी पार्टी जो है एकजुट है, नो गुट, एकजुट। हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है। हमारा एक ही नेता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और हम उनके नेतृत्व में इकट्ठे हैं। ना कोई गुटबाजी है, ना कोई गुट है। जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो कि डबल इंजन की ना हो करके फेल सरकार है, उसकी नीतियों से त्रस्त आ चुकी है और समझ चुकी है कि ये सरकार जो है केवल महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी बढ़ाने में, और जनता की इसको कोई चिंता नहीं है। आज आप देखें, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। विकास कहने से नहीं होता है, विकास दिखना भी चाहिए। मैं तो चंबा जिले से संबंध रखती हूँ। मुझे चंबा जिले में अगर मुख्यमंत्री एक भी विकास का कार्य बता देंगे जो उनके कार्यकाल में हुआ है, तो मैं उनको बधाई जरूर दूंगी। मैं तो अपने ज़िले की बात कर रही हूँ और मैं जानती हूँ, क्योंकि और ज़िलों में भी हम जाते हैं, कहीं कोई विकास का नाम नहीं है, कहीं कोई सोच ही नहीं है। इनकी कोई ना सोच है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। मैं नहीं समझती कि विकास के ऊपर इनको कोई वोट मिलेगा। हाँ, इन्होंने जो सरकार जिस तरह से नहीं चलाई है, यानी कि सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, उसका वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, जो कि अच्छा शासन देगी अपने समय में, हमेशा की तरह। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री के इस बयान से सहमत नहीं हूँ कि 100% फर्स्ट डोज लग चुका है, क्योंकि मैं अपने निजी तौर पे सैकड़ों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पहला डोज नहीं लगाया है। निजी तौर पे मैं जानती हूँ। और प्रशासन भी हमसे निवेदन करता रहता है कि कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ के लोग जो है अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी उनमें है। तो ये इस बात को मैं नहीं मानती। ये उसी तरह से है जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया ही नहीं। तो ये आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहती। विपक्ष ने कौन सी राजनीति की वैक्सीनेशन को लेकर के, वो भी मुख्यमंत्री बताए। उनके कहने से क्या होता है? विपक्ष ने
शुरू डे 1 से हम लोगों ने वैक्सीनेशन को सपोर्ट किया। सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाने वालों में हम ही लोग थे। विधानसभा में इसका जब आगाज हुआ तो वो चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अन्य नेता हैं, सबने वैक्सीनेशन लगाया और सबने लोगों को प्रेरित भी किया। देवभूमि हिमाचल में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के मंडी और बिलासपुर जिले के बाद अब सोलन में एक कलयुगी मां अपने बच्चे को शिव मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़कर फरार हो गई। प्रदेश में इस तरह का यह तीसरा मामला है। मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस हालत में नवजात मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बच्चे को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों के मुताबिक नवजात की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवभूमि हिमाचल में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के मंडी और बिलासपुर जिले के बाद सोलन में सोमवार यानी आज एक कलयुगी मां अपने बच्चे को शिव मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गई। सोलन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह कोटला नाला स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला। सुबह जब शिव मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे तभी उन्हें नवजात तौलिए में लपेटा हुआ नजर आया। नवजात शिशु को लावारिस हालत में देखकर लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर सोलन एरिया हॉस्पिटल भर्ती करवाया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवजात की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शिव मंदिर के पुजारी ब्रह्मानंद ने बताया कि सुबह सुबह लोगों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि कोई बच्चा मंदिर की सीढ़ियों में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोटला नाला में मंदिर में मिले नवजात शिशु का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इसे कौन यहां छोड़कर गया। उन्होंने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी सहायता ले रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्म 1 से 2 दिन पहले ही हुआ है। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर बच्चे की मां कौन है और उसने नवजात को लावारिस क्यों छोड़ा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस बच्चे की मां को खोजने में सफल होती है। शिव मंदिर कोटला नाला है और मैं काफ़ी वर्षों से 25 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और आज हमने देखा है कि सुबह जो है जब मैं मंदिर के लिए आया है तो मेरे किसी साथी ने मेरे को आसपास के लोगों ने फ़ोन किया कि पंडित जी मंदिर में कोई एक बच्चा कोई छोड़ गया है। तो हमने आके उसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारी लोग यहाँ पर पहुँचे, आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे और बच्चा यहाँ इन सीढ़ियों में रखा हुआ था। अब आज लगता तो ऐसा है कि ये बच्चा जो है आज रात को पैदा हुआ, क्योंकि एक ही दिन का लग रहा था। जो यहाँ पर महिलाएं बता रही थी कि आज रात को ही ऐसा लग रहा है कि बच्चा आज को ही पैदा हुआ है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बच्चे को यहाँ से पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल ले गई है और फिर उसके बाद जो कार्रवाई है कहते हैं उसके बाद वो करेंगे। जो चैल ये जो आपका उनको बच्चा सौंपेंगे और उसके बाद अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये लड़का था जी। ये अभी कोई मालूम नहीं चला है किसने छोड़ा, क्या छोड़ा है। कोई रात को छोड़ गया, कोई पता नहीं लगा जी। कोरोना के बीच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अब स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। आईजीएमसी में अभी तक 5 मरीज स्क्रब टाइफस के कारण दम तोड़ चुके हैं और 295 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि स्क्रब टाइफस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जरा सी लापरवाही से जानलेवा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित पीसू के काटने से फैलता है जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। यह जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस बुखार पैदा करता है। डॉक्टर गुप्ता ने स्क्रब टाइफस के लक्षण और इससे बचाव को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। स्क्रब टाइफस जो है एक हमारे हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से इंडेमिक बीमारी है। जैसे एपिडेमिक फैलता है, एकदम से केसेस ज़्यादा आते हैं। एक दूसरा स्तर होता है बीमारी का जिसको हम इंडेमिक बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे वातावरण में इसके जीवाणु विषाणु जो है वो मौजूद रहते हैं। तो ये बेसिकली जो स्क्रब टाइफस है, स्क्रब टाइफस जो है ये एक माइट, जिसको पिस्सू मान सकते हैं आप अपनी भाषा में, एक माइट की वजह से होता है जो कि घास में पनपता है। तो सामान्यतः जो हमारा जून से लेके
15 नवंबर तक का जो पीरियड रहता है, बरसात आती है, उसके बाद फसलों का काम शुरू हो जाता है, घास वगैरह लोग काटते हैं। तो घास में क्योंकि ये मौजूद होता है, उसके थ्रू जो है वो इंसान के शरीर पे ये पिस्सू जो है वो बाइट कर देता है, काट देता है। जहाँ पे ये काटता है वहाँ पे काले रंग का सख्त जैसा निशान जो है वो बन जाता है, और उसकी वजह से जो बुखार वगैरह पेशेंट को आने शुरू हो जाता है। तो अभी तक हमारी आईजीएमसी में 295 के लगभग केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और जो दाखिल जो है वो रह चुके हैं इस साल, और 5 जो है वो डेथ हुई है। और साथ में ही अभी आज का दिन अगर देखा जाए तो 8 केसेस जो है वो हमारे पास हॉस्पिटल में दाखिल है। इसके बचाव के लिए किस तरह का एक लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप? बचाव देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये घास में मौजूद होता है, तो हमारे जो लोगों का काम है बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली जो है बहुत ज़्यादा है, तो घास का काम है या फसलों की कटाई है वो तो लोग करेंगे ही, परंतु मुख्यतः ये देखने वाली बात है कि अगर आप जब काम करके अपना वापिस आते हो घर पे तो स्नान जरूर करें और अपने कपड़े जो हैं वो बदल लें, पहली बात तो ये। और महत्वपूर्ण ये है बचाव के लिए आप लंबे वाले शूज़ जो हैं वो वाले पहन सकते हैं। हम बोलते हैं कि दस्ताने पहनो, परंतु वो दराटी या दूसरे तरह से काम करने पे वो शायद संभव नहीं हो पाता हमारे वाले सेटअप में। परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपको बुखार आता है आजकल के समय में, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द जाएं, और इसकी जो दवाई है वो डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल्स होते हैं या जिथ्रोमाइसिन की टैबलेट होती है, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो मुफ्त में उपलब्ध होती है। और अगर आप जल्दी से जाते हैं तो 5 दिन दवाई का कोर्स करके आप बिल्कुल ठीक भी हो जाते हो। और देखने में ये आया है कि लोग लापरवाही करते हैं, बुखार को हल्के से लेते हैं। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हम घास काटने का काम जो है आजकल कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर को हिंट मिल जाए। और अगर आपके शरीर में जैसे मैंने बताया काले रंग का चकता बना हुआ है सख्त जैसा, तो 100% वो स्क्रब टाइफस ही है। 100 में से 60 लोगों को वो निशान बनता ही बनता है, तो उससे आप खुद भी पहचान कर सकते हो। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बार फिर स्वर मुखर कर दी है। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की मिलीभगत और शह पर निजी स्कूल फिर से मनमानी पर उतर आए हैं। आरोप लगाया कि कुछ एक निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। निजी स्कूलों के इस रवैये से गुस्साए अभिभावकों ने मंच के बैनर तले उच्चतर शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने सुझाव भी मांगे थे, लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। हमारी फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करना होगा, शिक्षा अधिकार कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी और मिली भगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विजेंद्र मेहरा का कहना है कि परीक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है। किताबों के नाम पर भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो किताब सरकार 50 रुपए में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदती है, वही किताब निजी स्कूलों के बच्चों को 150 रुपए में मिल रही है, जिससे सरकार और निजी स्कूलों की मिली भगत साफ देखी जा सकती है।
विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने सुझाव भी मांगे थे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों व मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के आदेशों का निजी स्कूल उल्लंघन कर रहे हैं और इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। स्कूलों में पीटीए का गठन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने 3 वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं, तब भी जानबूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस मानसून सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता के कारण कानून नहीं बन पाया। सरकार की नाकामी के कारण एक दिन भी स्कूल नहीं गए बच्चों की फीस में 15 से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल बंद होने से बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सफाई का खर्चा लगभग शून्य हो गया है, तो फिर ये निजी स्कूल किस बात के लिए फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और शिक्षा विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच की ओर से 10 दिन के भीतर दूसरी बार हम यहाँ आए हैं। आपको मालूम है, पिछली बार जब आए थे एक ज्ञापन हमने निदेशक महोदय को सौंपा था और ये मांग की थी कि निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत जो है ठोस कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। वर्ष 2019 में 5 दिसंबर को अभिभावकों के आंदोलन के बाद छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले जो आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप जो है एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाज़त के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाज़त के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो है अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीसें वसूल रहे हैं। और हम लगातार ये भी इस बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों के संचालन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल का अब जो निजी स्कूलों के निजी स्कूलों से सीधे रूप में जुड़ चुका है। 3415 निजी स्कूल चल रहे हैं हिमाचल के अंदर। 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में। 10 लाख से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं। 17 लाख लोगों का ये सीधा मसला। इसलिए इसको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन आना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं ना जाने पिछले कितने महीनों से कि जो वर्ष 2010 में हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी कमीशन स्थापित हो गया था, उसके कारण कई कुलपति जो उनकी नियुक्तियां रद्द हुई, कई जो टीचर्स हैं जो अयोग्य थे उन पर कार्रवाई हुई, निजी जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पर कार्रवाई हुई, कई यूनिवर्सिटियां बंद भी हो गई। तो इस तरह का कानून, इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्थापित होना चाहिए। और जिस तरीके की खुली लूट चल रही है, आपने देखा कोरोना काल में दयानंद स्कूल ने 50% तक फीस बढ़ा दी। आप देख रहे हैं सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। ट्रांसपोर्ट फीस भी ली जा रही है, बस खड़ी है, पेरेंट्स से ट्रांसपोर्ट फीस मांगी जा रही है। किस बात की मांगी जा रही है? तरह तरह के चार्जेज मांगे जा रहे हैं, एनुअल चार्जेज मांगे जा रहे हैं। हिमाचल हाई कोर्ट जो है 2016 में सभी तरह के चार्जेज पर प्रतिबंध लगा चुका है। एक निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है, सरकार उसको लागू नहीं करवा पाती है, कानून नहीं ला पाती है और जो निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इस बात को लेकर आज ये प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं और हम शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि 5 दिसंबर 2019 की अधिसूचना को लागू करे, उसी के आधार पर फीस वसूली हो। वर्ष 2020-21 में जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए। जो भी स्कूल इसकी अवहेलना करता है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और तुरंत जो है कानून और रेगुलेटरी कमीशन जो उसको स्थापित किया जाए। शिमला जिला के रामपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। 1 दिवसीय इस कार्यशाला में वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को सभ्यता, संस्कार और गुणवत्ता युक्त बताया। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बेहतर समाज निर्माण के साथ साथ आम नागरिक और छात्र हित में हो।
आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर विषय पर रामपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक बताते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की बात कही। उन्होंने कहा उच्च शिक्षा में अब 20% ऑनलाइन पढ़ाई भी शामिल की गई है। इसके अलावा योग और खेलों को अनिवार्य विषय किया गया है। इतना ही नहीं, विभिन्न विषयों में पढ़ाई से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी अलग अंक दिए जाएंगे। छोटे बच्चों को राष्ट्रीय गान कंठस्थ होना भी जरूरी है, उसके भी अंक होंगे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील गुप्ता व वरिष्ठ अतिथि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी थे। कार्यशाला में रामपुर व ननखड़ी ब्लॉक के सभी स्कूलों के अध्यापक व शिक्षाविद उपस्थित रहे। सोसाइटी के चेयरमैन कौल सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए कहा, आर्यवर्त एजुकेशनल सोसाइटी निरंतर समाज के सहयोग से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों को कर जागरूकता ला रही है। ऐसे पिछले 8 महीनों से रामपुर क्षेत्र के अंदर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दृष्टि से ऐसे अनेकों अभियान और कार्यक्रम लगातार कर रही है। आज सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की ओर इस विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आज रामपुर के अंदर होने जा रही है। इस कार्यशाला में ऐसे रामपुर ब्लॉक, ननखड़ी ब्लॉक, सरान ब्लॉक के सभी स्कूलों के अध्यापक प्रधानाचार्य इस कार्यशाला में उपस्थित है। इस कार्यशाला के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आम विद्यार्थी और आम समाज तक शिक्षकों के माध्यम से जाए, इस तरह का उद्देश्यों को लेकर सोसाइटी ने इस तरह की कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसमें बोर्ड की भी लागू करने में भूमिका रहेगी। नीति में स्कूल स्तर पर स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। महत्वपूर्ण बात और कि अगर बच्चों को लगता है कि फर्स्ट टर्म में मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसके पास एक मौका और होगा तो और मेहनत करेगा, सेकेंड टर्म में और बच्चे इस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये शिक्षा जो है वो व्यवहारिक या एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये रटंत शिक्षा कि हम रट्टा लगाते हैं और कोचिंग लेते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अनहैप्पी हैं, उनकी स्थिति बहुत स्ट्रेस में है बच्चा। इसलिए उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने उससे एक्टिविटी कराना है। जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी है उसके हमने अंक रख दिए, जैसे 4 अंक हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी, 7 विषय हैं तो वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको। तो 4 अंक जो है वो 7 विषय में उसके जुड़ जाएंगे, यानी 2.5 नंबर तो उसी के हो गए। योग और स्पोर्ट्स को हमने कंपलसरी कर दिया, वो करना ही पड़ेगा। उसका हमने टेस्ट नहीं लेना, लेकिन व्यवहारिक योग करना है, स्पोर्ट्स करना है और उसके मॉड्यूल्स बनेंगे। हर एक स्टेट से क्या मॉड्यूल्स होंगे, किस प्रकार की योगी गतिविधियाँ होंगी और किस प्रकार के स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की शुद्ध लेने नहीं आते। अब नशे के चपेट में बच्चे आगे हैं, तो हमने पेरेंट्स पार्टिसिपेशन कम्युनिटी इंटरेक्शन के नाम से भी अंक रख देंगे। जैसे अगर 2 अंक रखें तो हर एक विषय में 2 अंक जुड़ जाएंगे। अगर 7 विषय हैं तो 14 अंक बच्चे पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन क्या होगा। इसलिए पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड बताएंगे बच्चे का और वहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, कैसे बेहतरी हो सकती है, वो चर्चा करें। यानी बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर सारे के सारे अभिभावकों को भी उस काम में लगाएं कि अपने बच्चे की देख-रेख करें। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद एवं एचपीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले अनुभवों को देखते हुए उच्च शिक्षा में 20% पढ़ाई ऑनलाइन रखी गई है। कनेक्टिविटी इंटरनेट को सुदृढ़ करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों के मापदंड एक होंगे। रखा गया है कि कुछ कंटेंट जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो 20% का जो कंटेंट है वो कंपलसरी ऑनलाइन होगा। उसका कारण ये है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी भी आती हैं तो हमारे बच्चे और प्राध्यापक वो दोनों तैयार हों कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। क्योंकि इस वक्त जो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मुश्किल आई कि ना तो हमारी स्टेट के टीचर उसके लिए कभी तैयार थे, कुछ थे चंद पर ओवरऑल, दूसरा बच्चे तैयार नहीं थे, कई प्रकार की मुसीबतें थी। और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं।
दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों में इलेक्ट्रिक कार से सफर करना पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। इससे जहां पर्यावरण को नुकसान कम होगा, वहीं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर आने वाले खर्च में भी कटौती होगी। दिल्ली से आए 3 पर्यटकों के दल ने काजा तक 850 किलोमीटर का सफर महज 2 दिन में पूरा किया। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्ट्रिक कार में सफर करने वाले यूट्यूबर अंजनेय ने बताया कि इस पूरे यात्रा में कार में महज 2000 रुपये खर्च आया है, जबकि पेट्रोल गाड़ी में इस सफर पर 15 से 18,000 रुपये खर्च आता है। अंजनेय ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इलेक्ट्रिक कार को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। दिल्ली से काजा और दिल्ली से लेह लद्दाख, जो कि मतलब पहली गाड़ी बनी है पहुंचने वाली विश्व की इन दुर्गम मार्गों पे, तो मैं इन छोटी छोटी जर्नीज़ के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि नहीं, अब वो समय गया कि जहां पर आप 15, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करें पहुंचने के लिए। अब समय आ गया है जब हमें खुद से समझदारी के तौर पे हमें कम से कम खर्चा करके हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है और हमें पर्यावरण को प्रॉपर कंट्रोल करना है, नीट एंड क्लीन रखना है एनवायरनमेंट को। तो गाइज़, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच योर व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ एवरीवन। जिस हम पैंडमिक से गुजर रहे हैं, इतनी हज़ारों लाखों बीमारियां हैं, तो उनको कंट्रोल करने का एक छोटा सा जरिया है, पोल्यूशन कंट्रोल करो, वैसी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। 90% कॉस्ट बचा सकते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट पेट्रोल एंड डीजल का खर्चा, इफ़ आई टॉक अबाउट बिजली का खर्चा। बिजली का खर्चा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक यूर पेइंग 100 रुपये, 150 रुपये, 125 रुपये चार्जिंग के लिए। पेट्रोल पंप का खर्चा सिर्फ ये है कि आप एक टैंक को भरवाने के लिए 5-5, 6 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो। तो 100, 125, 150 को अगर आप ऐड भी करोगे ना, तो 1000, 1200, 1500 बनेगा एक साइड का, ठीक है। अगर पेट्रोल डीजल को ऐड करोगे तो 8, 10, 15, 20 हज़ार पहुँच जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, गाड़ी बंद सिर्फ 2 कंडीशन पे होती है, या तो अपनी गाड़ी की आप मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, या तो आपकी गाड़ी प्रॉपर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके टायरों में प्रॉब्लम है, आपकी इंजन में प्रॉब्लम है। अगर आप गाड़ी को मेंटेन करके रखोगे, प्रॉपर इसको ढंग से इसको सब कुछ करोगे, तो आपकी गाड़ी कहीं बंद नहीं होगी। इट्स जस्ट लाइक मेंटेनेंस। अखिल भारतीय विद्यार्थी विश्वविद्यालय शोध समिति ने छात्र हित से जुड़ी मांगों को लेकर अधिष्ठाता अध्ययन को ज्ञापन सौंपा। प्रांत सह मंत्री विक्रांत चौहान ने बताया कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नई भर्तियां हुई है। विद्यार्थी परिषद नई शिक्षक भर्ती का स्वागत करती है। विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में पीएचडी की सीटें बढ़ाने की मांग की है। कहा कि पीएचडी में सीटें बढ़ाने से प्रदेश विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शोध समिति ने सोमवार को अधिष्ठाता अध्ययन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की सीटें बढ़ाने की मांग की गई। प्रांत सह मंत्री विक्रांत ने कहा कि प्रत्येक विभागों में नए शिक्षक भर्ती हुए, उन शिक्षकों के पास शोधार्थी छात्र होने चाहिए ताकि प्रत्येक विषय में शोध कार्य विकसित हो सके। पीएचडी में सीटें बढ़ाने से शोध को प्रदेश विश्वविद्यालय में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, देश की दशा और दिशा दोनों देश के पढ़े लिखे युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शोध समिति ने डीन ऑफ स्टडीज़ को ज्ञापन सौंपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई है कि पीएचडी के अंदर जो सीट्स है वो इंक्रीज़ की जाए। हम सभी के ध्यान में है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नई रिक्रूटमेंट्स की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन नई भर्तियों का स्वागत करती है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आजकल जो पीएचडी के लिए एंट्रांस हो रहे हैं, पीएचडी के लिए एडमिशन्स हो रही है, हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शोधार्थियों को शोध के क्षेत्र के लिए पूरी तरह से इग्नोर किया है। यदि हम हिंदी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट में जेआरएफ के स्टूडेंट को ही केवल वहाँ पर इनवाइट किया गया था काउंसलिंग के लिए, जबकि एनएफएससी के वहाँ पर स्टूडेंट थे उनको टोटली इग्नोर किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि एनएफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी पीएचडी की सीट्स में इजाफा हो, उनके लिए सीट्स इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि एनएफएससी भी जेआरएफ के इक्विवेलेंट ही है और उन स्टूडेंट के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शोध समिति ने आज डीन ऑफ स्टडीज़ को ज्ञापन सौंपा है और विद्यार्थी परिषद ने प्रत्यक्ष रूप से ये मांग उठाई है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अनेकों विभागों में हो रही पीएचडी की काउंसलिंग, पीएचडी की एडमिशन्स के लिए सीट्स बढ़ाई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो हाल ही में नई भर्तियां हुई है, टीचर्स यहाँ पर नए आए हैं, उनके लिए शोधार्थी हो, उनके पास शोधार्थी हो, शोध के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा हो और यहाँ पर रिसर्च का जब वर्क चलेगा तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश का देश भर की सभी विश्वविद्यालयों में भी एक अच्छा नाम होगा, अच्छे पायदान पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आएगा।
देश की सबसे बड़ी 1500 मेगावाट की भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथवा झाकड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसजेवीएन के कर्मचारियों के अलावा सेना, आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने रक्तदान किया। परियोजना संचालकों ने बताया कि सामाजिक सेवा के कार्यों में एसजेवीएन जिम्मेवार और उत्तरदायी उपक्रम की भूमिका निभा रही है। कोरोना के चलते अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए एसजेवीएन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया है। वहीं रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन मुख्यालय झाकड़ी में परियोजना संचालकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसजेवीएन के कर्मचारियों के अलावा सेना, आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल व परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। परियोजना संचालकों ने बताया कि इस सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में एसजेवीएन जिम्मेवार और उत्तरदायी उपक्रम की भूमिका निभा रही है। निगम प्रबंधन का प्रयास है कि समाज सेवा और कल्याण से जुड़े कार्यों को जिम्मेवारी के साथ करें। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो, इसके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। परियोजना महाप्रबंधक मानव संसाधन पीएस नेगी ने बताया कि इस तरह के सामाजिक सहयोग से लोगों में सद्भावना से आगे बढ़ने की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजनों से निगम प्रबंधन का प्रयास है कि सामाजिक भागीदारी जिम्मेवारी पूर्ण निभाए। हम हर वर्ष की भांति रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इस शिविर में हमारे साथ हमारे कर्मचारी, हमारे पंचायत के लोग, हमारे विस्थापित लोग, सीआईएसएफ, आर्मी और अन्य जो इसमें रुचि रखते हैं समाज कल्याणकारी कार्य में, वो यहाँ आके रक्तदान करते हैं। एसजेवीएन मुखिया श्री नंदलाल जी की सोच है कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे मनुष्य को समाज के प्रति कार्य करने के लिए आभास होता है। मीना नेगी ने बताया कि सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वे रक्तदान को महादान मानते हुए आगे आएं ताकि जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके। क्या पहचानोगे गालिब, हजारों लोग जीवन पा गए मरते मरते। तो सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से मेरा रक्तदान महादान एक आग्रह है कि वो अधिक से अधिक लोग अधिक मात्रा में आगे आएं और हमारे इस एसजेवीएन में चल रहे कैंपेन को एक सक्सेसफुल बनाएं। कोविड के दौरान हमने देखा कि खून की मैसिव शॉर्टेज थी, तो पीपल इन हॉस्पिटल्स दे नीड यू। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि इस जो हमारी जो शॉर्टेज है इसको कवर करने के लिए सभी लोग आगे आएं और इस हमारे कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं। ब्लड, जो सभी लोग जानते हैं, इट इज़ द एसेंशियल फ्लूइड ऑफ द बॉडी, और ऐसा नहीं है जैसे एक्सेसिवली अगर ये ब्लड लॉस हो जाएगा तो हम इसको रिकूप करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी जनरली हम देखते हैं कि जो डिमांड है हॉस्पिटल्स में वो ब्लड की हमेशा रहती है, और इफ़ वी कंपेयर द डिमांड एंड सप्लाई, द सप्लाई इज़ ऑलवेज लेस एंड डिमांड इज़ ऑलवेज मोर। तो एक ये भी कारण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर्स का आयोजन हो, और 14 जून जो है ये ब्लड डोनर्स डे के रूप में हर जगह मनाया जाता है। वहीं युवाओं ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने पहली बार रक्तदान किया है। पूरे देश में देखा जाए रक्त की कमी से काफ़ी लोगों की मौत होती है, इसलिए रक्तदान के लिए आगे आएँ। ज़रूरतमंदों को रक्त की बहुत ज़रूरत है। शिमला के गेयटी थिएटर में द प्लेटफॉर्म सोसाइटी द्वारा डांस लाइक अ मैन यानी आदमी जैसा नाच नामक नाटक का मंचन किया गया। नाटक के निर्देशक एवं सोसाइटी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि यह नाटक कर्नाटक के लेखक महेश दत्तानी द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए नाटक का हिंदी रूपांतरण है। उन्होंने बताया कि इस नाटक के जरिए यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आज के इस दौर में कैसे व्यक्ति नियति, कर्म और परिस्थितियों के अनुसार नाच रहा है। रंगकर्मी अजय शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से रंगमंच के जरिए जहां विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को उठा रही है, वहीं प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही है।
हाय, I'm so sorry. मुझे पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। वैसे मैंने शशि अब्दुल को फोन किया था, उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल से निकल गए हो। इतना टाइम क्यों लग गया माँ? ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों के लिए कॉफी बना दिया और अपने मेहमान के लिए बॉर्नवीटा। माँ, इन्हें कॉफी पसंद नहीं है, आप कभी कभी इनके लिए चाय बना देना ना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सॉरी पापा। मुसीबत कुछ भी, ऐसी मुसीबतें और भी हैं, पर इतनी बड़ी नहीं थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आराम। सर, आई अंडरस्टैंड हमारा पहला इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन आई विल फील मच बेटर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मी एज ए प्रॉब्लम। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं? हम तुम्हें इस तरह से नहीं जानते कि हम तुम्हें किसी समस्या या प्रॉब्लम की तरह समझे। और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या सब बिजी है? हम चमनलाल को कह सकते हैं। चमनलाल? हाँ। तुम पागल हो गए हो। वो चंद्रकला के साथ काम कर रहा है। हमारे काम और नाम दोनों का पता है। एक दिन तो रिहर्सल के लिए निकाल ही सकता है। उसके पास टाइम नहीं होगा। वो 10 दिन तो चंद्रकला के साथ बिजी नहीं होगा ना। जो नाटक हम आज परफॉर्म कर रहे हैं, इसका नाम है डांस लाइक अ मैन। ये एक कर्नाटका के एक राइटर है, बहुत अच्छे, जो इंग्लिश में लिखते हैं, मॉडर्न प्लेस लिखते हैं इंडिया के, मेट्रो सिटीज़ को लेकर। उनका नाम है महेश दत्तानी। महेश दत्तानी द्वारा लिखा हुआ नाटक है। इसे हमने ट्रांसलेट करके थोड़ा सा अडेप्ट किया है शिमला के हिसाब से, और इसका नाम जो हमने रखा उसका नाम आदमी जैसा नाच। डांस लाइक अ मैन मतलब आदमी जैसा नाच, मतलब आदमी अपनी परिस्थितियों पर नाचता है। और हम सब इस पूरी दुनिया में हम सब किसी न किसी परिस्थिति पे नाच रहे हैं, और हमें नचाने वाला या तो कोई हमारे साथ वाला है या तो परमेश्वर है। तो हम यही सोच के चलते हैं कि शायद नियति है या किस्मत है या हमारे कर्म है, जो भी है। तो उन्हीं जंजालों में जो पारिवारिक कुछ जंजाल होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती है, उन्हीं को लेकर ये नाटक है। एक्चुअल में ये जो इसका मुख्य पात्र है जयराज, वो एक डांसर बनना चाहता है, और उसका फादर जो है वो एक अमीर आदमी है शहर का, और उसके हिसाब से डांसर जो है वो डांस जो है लड़कियों का शौक़ है, और लड़कियां उसको परस्यू कर सकती हैं अपने फ्यूचर में। लड़कों के लिए डांस एक करियर नहीं बन सकता था उस ज़माने के हिसाब से, जबकि कहानी है मतलब आज से लगभग 40 साल पहले की। तो वो डांस को लिए इतना जुनूनी है, इतना शौक़ रखता है कि वो अपने फादर से विद्रोह करता है। इसलिए तो उसी के ताने बाने में सारा नाटक लिखा गया है। तो वो एक्चुअली क्या है कि उसमें उसको परिस्थितियाँ नचा रही है। उसकी वाइफ है, वो बहुत ड्रीमी है, बहुत सपने देखती है, उसकी ऊंची उड़ान है, वो भी बहुत अच्छी डांसर है। तो फादर थोड़ा सा उसकी वाइफ को मैनिपुलेट करता है कि तुम मेरे बेटे को बड़ा होने में, मतलब एक आदमी बनने में मेरी मदद कर। उसको मैं आदमी बनाना चाहता हूँ कि जो तेरे लायक एक आदमी है, जो कमा सके, जो समाज में एक ऊंचे पदवी प्राप्त कर सके, सम्मान से जी सके, अपने परिवार को चला सके, उसको लेकर। क्योंकि उसके बाप के नज़र में आदमी वही है जो परिवार के लिए खड़ा रहे। वो डांसर को उस हिसाब से नहीं देखता। तो उसी को लेकर ये पूरा नाटक है। तो हमारी संस्था दा प्लेटफॉर्म शिमला की जो है काफ़ी सालों से कला और नाटक के क्षेत्र में काम कर रही है, और ये हमारा मतलब हर साल हम कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं। पर पिछले कुछ सालों से 2-2.5 साल से, जब से कोरोना आया हमारे देश में, किसी भी कामयाब व्यक्ति के जीवन पर नजर डाले तो यह स्पष्ट नजर आता है कि उसको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने में उसके शिक्षक का अनमोल योगदान रहा है। सोमवार को एपीजी शिमला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित नव प्रवेशी छात्र ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पधारे विशेष मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी आईपीएस SR मर्डी ने छात्रों को सफल इंसान बनाने का मूल मंत्र दिया। 3 दिन चलने वाले इस छात्र ओरिएंटेशन कार्यक्रम का यह पहला दिन था। विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से छात्र और अन्य राज्यों सहित विदेशी नए छात्रों ने प्रवेश लिया है। मर्डी ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु व शिक्षकों का अमूल्य योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र में ज्ञान के साथ विषय में निपुणता है तो वह एक साधारण डिग्री प्राप्त कर भी जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम है। His birth centenary was celebrated in Bangalore, in which Pandit Jawaharlal Nehru attended. In 101st year of his life, when he was on deathbed, someone said that he is going to Madras, Chennai. And what should he bring from there? He said,
The latest edition of Oxford English Dictionary has come in Madras. While coming, get a copy. I want to have it. The copy came and he died. Now understand the type of life this man has led. Thinking about society, contributing, and a latest edition of a dictionary probably you and I don't want now, but he was wanting it at the age of 101st year of his life. A busy, hectic life contributing to the society. An ideal example. We can give any number of examples. People can reach heights or sink depending on their attitude. So develop right kind of attitude. हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।